अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ और मैं आपके साथ अजरा महराज। आज हम बात करेंगे सोसाइटी में जो आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस, ड्रग अब्यूज़ एंड जो सुसाइड के केसेस आए दिन हमें दिखने को मिल रहे हैं। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेंबर्स, एक मिस्टर बशीर अहमद अंद्राबी जो सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, एंड रूहील गुल जो एक सईदुल सादत ट्रस्ट के एक मेंबर भी है और एजुकेशन से भी वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जैसे कि आपको पता है कि आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही बढ़ चुका है। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे, पहले ज़माने में इतने पढ़े लिखे लोग थे भी नहीं, आज बहुत ही सारे एजुकेटेड है, लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस इतना क्यों समाज में बढ़ रहा है? आए दिन केसेस हमें यहाँ पे हुआ इवन कि ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में, अगर पूरे कश्मीर की बात करेंगे, ऐसा कोई ज़िला नहीं है, ऐसा कोई गांव शहर नहीं है जहाँ ये डोमेस्टिक केसेस हमें आए दिन सुनने को नहीं मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इसके लूप फॉल्स है कि डोमेस्टिक केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं? क्योंकि समाज में जो हमारा समाज है, ये जो पहले समाज हुआ करता था, उसमें एक एथिकल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती थी। उसमें वैल्यूज़ होते थे, उसमें समझाया जाता था कि हमारा दीन क्या कहता है, हमारा मज़हब क्या कहता है। कटिंग अक्रॉस ऑल लाइन्स, वो सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, लेकिन उसको समझाया ये जाता था कि माँ बाप क्या है, हम माँ बाप को कैसे ट्रीट करें, हम अगर हमारी ज़ौजा हमारी निकाह में आ जाए, हम अगर किसी के साथ शादी करें तो उसको कैसे ट्रीट करें। एथिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आमतौर से ये देखा गया है, जितने भी हमारे अच्छे एजुकेशनिस्ट निकले हैं हमारी वादी से, उन्होंने खासकर दरसगाहों में पढ़ा है, छोटे छोटे मकतबों में पढ़ा है। लेकिन उन मकतबों में कुछ अच्छे इंसान हुआ करते थे जो उनको समझाते थे कि घर गृहस्थी क्या है, माँ बाप क्या है, बीवी के हुकूक क्या हैं, माँ के हुकूक क्या हैं, फादर के हुकूक क्या है, बाकी हमारे समाज के हुकूक क्या हैं, उस बारे में उनको अवेयर किया जाता था। आजकल ये ज़माना जो है, इसमें एजुकेशन करिकुलम भी इसका ज़िम्मेदार है। मैं उसको सिरे से नहीं जिम्मेदार मानता हूँ, बट इसमें लैक ऑफ जो एथिकल एजुकेशन इन स्कूल्स, कॉलेजेस और व्हाट्सोएवर किसी भी इंस्टीट्यूशन में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, ये तो शुरू होता है बिल्कुल बेसिक स्कूलिंग से शुरू होता है, प्राइमरी से शुरू होता है, हायर सेकेंडरी लेवल पे शुरू होता है। टीचर का ये है कि आजकल का टीचर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हालांकि बड़ा एहतराम है मुझे टीचर पोस्ट का, आजकल के टीचर ये समझते हैं शायद ज़िंदगी की इतनी भागदौड़ बढ़ी है, ज़िंदगी की इतनी तेज़ी बढ़ी है कि टीचर बस इसको इससे गरज है कि मुझे तनख्वाह मिल जाए, मैं अपने बच्चे को पालूँ, मैं अपने घर को पालूँ। लेकिन इसके साथ साथ उसको ये एहसास ही पैदा नहीं होता है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक मुदर्रिस हूँ। बकौल महजूर के वाओ सुबुक मदरसु के, कश्मीरी में उसका बड़ा मशहूर शायर है, वाओ सुबुक मदरसु को उस्ताद दुश्मन कारीगर, वाओ सुबुक मदरसु को उस्ताद दुश्मन कारीगर, अक्शु फलरावान गुलन ब्याख फलरावान दिलन। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ टीचर। ये एक टीचर का कंसेप्ट है। ये टीचर का कंसेप्ट उसने अपनी शायरी में लिखा है कि ये सुबह की हवा जैसी है, ये कहीं पे फूल उगाती है, कहीं पे दिलों को तरावत देती है, कहीं पे दिलों को मुनव्वर करती है, कहीं पे किसी की आंखें मुनव्वर करती है। लेकिन समाज के हर तबके में हम अपनी जिम्मेदारियाँ भूल गए हैं, चाहे ऑफिसर हो हमारा, या हमारा टीचर हो, या जितने भी नाज़िम अमूर हैं, इसके जितने भी इनकी निज़ामत करते हैं, जितना भी चलाते हैं ये महकमा, एजुकेशन का महकमा, सिर्फ बस हमारी ये दौड़ है कि अंग्रेज़ी की किताबें लाएं, अंग्रेज़ी की उसकी किताबें पढ़ी। बस मैं जब फर इंग्लिश बोलूँ तो मैं बड़ा एजुकेशनिस्ट हो गया, मैं फर उर्दू बोलूँ तो मैं बड़ा ज़बरदस्त आदमी हो गया। लेकिन मेरे पास एथिक्स नहीं है, माँ बाप के वैल्यूज़ के बारे में पता नहीं है, मुझे अपने भाई बहन के वैल्यूज़ के बारे में पता नहीं है। समाज एक ताना बाना है, मुख्तलिफ ताना बाना है, मुख्तलिफ चीज़ों से तरतीब पाता है। एक घर मुख्तलिफ चीज़ों से तरतीब पाता है। इसमें बहन है, इसमें माँ है, इसमें भाई है, इसमें बेटा है, इसमें बाप है। जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप की कितनी एस्पिरेशंस होती हैं। जहाँ तक सवाल है टीचर्स का, अब मैं कहूँगा पेरेंट्स का, पेरेंट भी कमा हुआ बिल्कुल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उनमें। वो सिर्फ कमाने जाते हैं और बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमारा बच्चा अगर स्कूल में जाता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन ही इज़ एक्वायरिंग आउट ऑफ दैट स्कूल। ये स्कूल जाता है कि नहीं जाता है। हम सिर्फ सहूलियत के नाम पे अपने बच्चे को पैसा देते हैं, सहूलियत के नाम पे उसको ये कराते हैं, नहीं जी आप पिज़्ज़ा खाओ, आप बाज़ार जाओ, अब ये पैंट लगाओ, अब ये कमीज़ लगाओ, अब ये बड़ी बड़ी शर्ट लगाओ। ये किसी और का बच्चा जो है अब आपको देखकर थोड़ा सा बुखला जाएगा, मेरे ये बड़े बाप का बेटा है। ये नहीं समझते हैं कि बच्चे को एजुकेशन मिलती है कि नहीं मिलती है। ये हमारे समाज के लिए बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है। माँ बाप भी गाफिल हैं, हमारा टीचर भी गाफिल है और एडमिनिस्ट्रेशन भी गाफिल है कि within vicinity of these schools and within vicinity of these institutions, education institutions, सिगरेट को बैन किया जाए।
या किसी और चीज़ को बैन किया जाए, नहीं हुआ। हम वी आर कंसर्न अबाउट आवर बिजनेस। ये इस बारे में नहीं, आज अगर मैं सिगरेट बेचता हूँ किसी के और के बच्चे के लिए, कल मेरा बच्चा भी ये सिगरेट ले सकता है। ऐसा हमें चाहिए कि कम से कम हम अपनी जिम्मेदारियाँ समझें, टीचर अपनी जिम्मेदारी समझे, माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझे, हमारे मस्जिद के जो इमाम हैं, इमाम ख़तीब हैं, अगर कोई नमाज़ पढ़ने जाता है, बस इतना ही नहीं है जहन्नम और जन्नत की बातें कराने, यही नहीं मज़हब है। मज़हब ये भी है कि हम बच्चों को कैसे तरतीब दें, उनकी तालीम कैसे दें, हमारा समाज कैसा रहेगा, हमारा मोहल्ला कैसा रहेगा, हमारी सोसाइटी कैसी रहेगी। रोहित साहब, आप मुझे बताइए, जैसे कि ड्रग अब्यूज़ जो फिगर आउट हुआ था कि आए दिन जो भी ड्रग अब्यूज़, आपको पता है कि लड़कों के साथ साथ जो यंग जनरेशन है, ज़्यादातर लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी वाबस्ता है इसमें। तो ऐसा क्या हुआ है, ऐसे क्या लूप फॉल्स हो गए हैं कि इतनी यंग जनरेशन ड्रग अब्यूज़ में, ड्रग एडिक्शन ऐसा जितना हो गया कि इतने रेट्स इतने हो रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कह रहे हैं? बेसिकली अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका जो आपने ये प्रोग्राम या ये जो टॉपिक्स हैं जो इस वक्त बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं ये छेड़े, क्योंकि इनका इस वक्त जो हमारे समाज के तामीर के सिलसिले में इनका रोल है तो बहुत बड़ा रोल है। जहाँ ड्रग अब्यूज़ या ड्रग मैनेस की बात है, मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मैं बशीर साहब की ही बात, आई विल जस्ट पिक थ्रेड्स फ्रॉम बशीर साहब व्हाट ही सेड एक्चुअली, कि यहाँ इस वक्त जो आइडिया ऑफ जो एजुकेशन है, जो अवेयरनेस है, वो शायद सीमित रह गई है किन सर्टन थिंग्स, इट हैज़ रेस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ टू सर्टन थिंग्स। जैसे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये मानी जाती है, तरक्की ये मानी जाती है कि समाज में फैसिलिटीज़ हों, टेक्नोलॉजी हो, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हों, मेरा घर बहुत बड़ा हो, मेरे पास गाड़ियाँ हो, ये हमने एक स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, हमारे ज़िंदगी के स्टैंडर्ड्स। लेकिन इसके बिलो अगर आप जाएंगे, इसके नीचे अगर जाएंगे, शायद हमें ये भी देखना था कि जो हमारे बच्चों की परवरिश हो रही है वो किस हिसाब से हो रही है। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं या वो जो तालीम हासिल कर रहे हैं, सिर्फ चूँकि तालीम हासिल करना सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम ही नहीं है, टीचर्स का ही काम नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है वो एक पार्ट सीखता है टीचर्स से। बच्चा टीचर्स के बगैर बहुत टाइम जो है वो बाहर गुजारता है, अपने पेरेंट्स के साथ गुजारता है, समाज में गुजारता है, अलग अलग लोगों के साथ गुजारता है। तो उसके जहन में यही एक चीज़ बन गई है कि एजुकेशन शायद यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची पोजीशन हासिल करूँ। एक्चुअली जो उसको एजुकेशन में सीखना था, हमें सिखाना था, खासकर पेरेंट्स को सिखाना था, समाज को सिखाना था, वो ये था कि तुम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो, तुम ऐसे इंसान बन कैसे सकते हो जो अपने समाज के लिए एक फ्रूटफुल इंसान हो, जो समाज के लिए एक मददगार इंसान हो, जो किसी न किसी तरीके से अपने समाज को हेल्प करता है। तो इसमें वो रेस्ट्रिक्टेड रह गए हैं, मतलब सिर्फ बाकी सारी चीज़ों पर। लेकिन ये जो चीज़ है कि मेरी जो ये बच्चा होता है, जो हमारे जो बच्चे ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ या इवन दी सुसाइडल टेंडेंसीज़ में पड़े हैं, या बहुत सारी और मैनेसेस जो है हमारे बच्चों में देखे जाते हैं, अभी खासकर आपने ड्रग अब्यूज़ की बात करी, इसमें सबसे बड़ा यही है कि बच्चों को सही और गलत का इस वक्त शायद उनको एजुकेशन वो नहीं मिल रही है। दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। बशीर साहब अभी बात कर रहे थे कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त, समाज में बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, बहुत सारा जो कि वैल्यू सिस्टम हमारे समाज का है। हर समाज का अपना अपना वैल्यू सिस्टम होता है, हमारा भी एक अपना वैल्यू सिस्टम है। जिस वैल्यू सिस्टम के तहत हम बड़े होते हैं, जो वैल्यू सिस्टम हम इम्बाइब करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, वो शायद उसमें ये बात थी कि आप अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो, आप एक अच्छे फैमिली मेम्बर कैसे बन सकते हो, आप अच्छे बेटा या बेटी कैसे बन सकते हो, और आज समाज में जब आप बाहर जाओगे तो दूसरों लोगों के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात है, जो ये बच्चे इस वक्त ड्रग अब्यूज़ में आपको मैं बता दूं, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि शायद हमारा जो पेरेंटल कंट्रोल है, जो पेरेंटल विजिलेंस है, वो शायद इस चीज़ पर बहुत कम हो रही है। वो शायद पेरेंट्स इस वक्त ज़्यादा यही देख रहे हैं क्या वो साइंस पढ़ रहा है, सोशल साइंस पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। एक्चुअली उस साइंस का रेलिवेंस क्या है इसके लाइफ में, साइंस इसके लाइफ में कैसे हेल्प करती है, सोशल साइंस जो इसके लाइफ में हेल्प कैसे करती है, वो जो है वो आस्पेक्ट शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है। और आप देख लीजिए जो बच्चे हमारे हैं वो शायद पढ़ने में बहुत सही होंगे, मार्क्स बहुत अच्छे लाते होंगे, हालांकि मार्क्स कोई स्टैंडर्ड नहीं होता किसी की काबिलियत जांचने का, लेकिन फिर भी यहाँ बन चुका है कि 98% मार्क्स, 96%, उनका फोकस उस पर रहता है। लेकिन साथ ही साथ जब उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात होती है वो लैक हो जाती है, वो पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं हो पाती है ऐसे।
वो अपने आप को एक तो ड्रग, आप देख लीजिए, वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि पहला जो इस ड्रग अब्यूज़ का डायरेक्ट जो उसका डैमेज है, दैट इज़ ऑन योर हेल्थ। वो ये समझ ही नहीं पाते। दूसरी चीज़ उनके फैमिली की रेपुटेशन, अगर कोई ड्रग अब्यूज़ में है तो ये माना जाता है ये तो फलानी ड्रग अब्यूज़र का बाप है, ये तो उसकी बहन है, ये तो उसकी माँ जा रही है। वो ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर। तीसरी चीज़ कि ड्रग अब्यूज़ में से सबसे बड़ी बात जो होती है वो क्रिमिनल टेंडेंसीज़। जब आपको पैसा नहीं मिलता, जब आपको ड्रग्स के लिए ये रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो आप डेफिनेटली और क्राइम्स में फंस जाते हैं। सो ये जो हमारा बच्चा है ये सोच नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स का रोल और समाज का रोल जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही लैग कर रहा है। दैट्स वाई हम इस डिज़ास्टर की ओर जा रहे हैं। थैंक यू। बशीर साहब, आप मुझे बताइए, पहले जैसे कि अगर हम पिछले 2-4 साल पहले की बात करेंगे तो साल में या कुछ महीने, 4-5 महीने में हमें सुनने में आता था कि फलानी जगह पे सुसाइड हो गया, इस जगह पे, लेकिन एक केस ऐसा होता था। लेकिन आजकल जैसे कि आपने भी खुद देखा होगा कि सोशल मीडिया के थ्रू जैसे भी सुने में कि वहाँ पे इतने केस, इवन कि 2-2 केसेस, 4-4 सुसाइड हो रहे हैं एक दिन में। तो इस हवाले से आप क्या कह रहे हैं कि ये सुसाइड रेट इतना क्यों बढ़ रहे हैं हमारे समाज में, और वो भी ज़्यादातर यंग जनरेशन में? ऐसा क्या वो लैग कर रहे हैं? खुद से ऐसा क्या है कि जैसे एनवायरनमेंट में ऐसा है कि घर के साइड से ऐसा है कि ये सब चीज़ें कि सुसाइड की, बिकॉज एज यू नो सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। सो इस हवाले से आप क्या कह रहे हैं, अपनी ओपिनियन क्या है? मैं इसमें कुछ कोई सही जाविया तो नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन वो लोग जो ये सुसाइड करने जाते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, दिस इज़ लाइफ। ज़िंदगी बज़ात खुद एक चैलेंज है। जब इंसान ज़िंदा होता है तो ये राइट फ्रॉम इट्स बर्थ स्ट्रगल शुरू हो जाती है। मुझे नहीं लगता है कि वो इंसान कहने के लायक है जो इस दौड़ से भाग जाए, जो इस स्ट्रगल से भाग जाए। सबसे बड़ी, सबसे ऊंची हरकत यह है जो मज़हब ने करार दी है, हमारे दीन ने कहा है कि उस पर जन्नत हराम है। एक आदमी का यहाँ आना, इस दुनिया में आना, ये साइकिल ऑफ लाइफ है। इस साइकिल ऑफ लाइफ को डिसरप्ट करना, इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट इज़ अगेंस्ट सोशल वैल्यूज़, इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज़, इट इज़ अगेंस्ट नेचुरल वैल्यूज़। क्योंकि जो चीज़ें यहाँ आती हैं, जो भी इंसान यहाँ आता है उसका एक मखसूस रोल होता है। मैं नहीं कहता हूँ कि हम ज़्यादा, कोई सुसाइड करता है तो उसकी कटशाट हो जाती है ज़िंदगी, तो हम तो साल, 1.5 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल या 100 साल तक ज़िंदा रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सबको जाना है यहाँ से। लेकिन ये खजालत की मौत, ये जलालत की मौत, ये इंतहा दर्जे की जलालत की मौत है। जो कम से कम इतनी चीज़ों से उगता जाए या घर में किसी फसाद से उगता जाए। ये फसाद जो है, घर में जो कोई किरकिरी होती है, घर में जो कोई मसला पैदा होता है, ये इंसान को आगे बढ़ाने के लिए होता है, इंसान को हौसला देने के लिए होता है। ये डॉक्टर इकबाल का एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा, बादिए तुंदे मुखालिफ से न डरना ए उकाब, बादिए तुंदे मुखालिफ से न डरना ए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊपर उठाने के लिए। ये जितने भी मसाइल पैदा हो जाते हैं, जितने भी मसले खड़े हो जाते हैं, इन मसलों में से निकल कर आदमी सुरखरू हो जाता है, आदमी बन जाता है, इंसान बन जाता है। ये जो सुसाइड करने वाले ये वो होते हैं, ये कहते हैं शायद मेरे मरने से मसला हल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पूरे ख़ानदान को जहन्नम में झोंक देते हैं ये लोग, पूरे घर को, पूरे माहौल को और समाज को भी जहन्नम में झोंक देते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, ये ज़रूर है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम एथिक्स भूल गए हैं, हम अपनी इंसानियत भूल गए हैं। ये फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। कहीं पे बेटी खुदकुशी करती है, कहीं पे बेटा खुदकुशी करता है। बेटी की खुदकुशी ये होती है कि उसका जहन थोड़ा सा, हम क्यों कहते हैं ये मुअन्निसुल अक्ल है, कहीं कहीं भी कहा जाता है कि औरतें मुअन्निसुल अक्ल हैं, फटाफट दिल पे ले जाती हैं। अरे ये दिल में लेने वाली बात नहीं है। जो खूबसूरत लड़की है आज, कल उसको बूढ़ा होना है। जो एक जवान लड़का है, कल उसको उस पर बुढ़ापा आएगा, कल उसको कमज़ोरी आएगी। डज इट मीन दैट ही शुड फिनिश हिज लाइफ? कैसे हो सकता है? ये ज़िंदगी एक बार मिलती है आदमी को, इंसान को एक बार ज़िंदगी मिलती है। हौसला बढ़ाना चाहिए। हौसले की कम से कम एजुकेशनिस्ट जो भी इस स्ट्रीम से आते हैं, एजुकेशन स्ट्रीम से आते हैं या घर से आते हैं, बच्चों में हौसला पैदा करिए। माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि बच्चों में हौसला पैदा करिए। वो छोटी छोटी बातों पर बच्चों को तंग मत किया कीजिए। आपने एक लाहेअमल बनाया है, मेरा बच्चा 100% मार्क्स ले जाएगा, मेरा बच्चा 150% मार्क्स ले जाएगा, उसको तंग मत करिए। क्योंकि उसका जितना ब्रेन, उसका जितना स्प्रेड हुआ है वही तो उतना ही तो करेगा वो।
या ये एस्पिरेशंस मत निकालिए। घर में ये होता है, सास बहू का झगड़ा होता है, घर में कोई किसी चीज़ की कमी होती है, अब हम सारा कचरा बहू पे डाल देते हैं। अब अगर हमारे घर में फ्रिज नहीं है तो ये बहू लाएगी, अगर हमारे घर में बेड नहीं है तो ये फलानी जगह लाएगी। भाई ये रहने वाली चीज़ें नहीं है। बंगला, गाड़ियाँ, मोटर, ये तो सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लौट चलेगा बंजारा। ये सारी चीज़ें हैं इंसान को तंग करने के लिए। एक आराम सी ज़िंदगी गुजारी जाए और इस ज़िंदगी की कदर की जाए। बहुत छोटी है ये लाइफ, बहुत खूबसूरत है ये लाइफ, इसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। इसमें लाइफ रोहित साहब, आप मुझे बताएं, जैसे कि सुसाइड केसेस इतने बढ़ रहे हैं, ऐसे क्या हमें स्टेप्स उठाने चाहिए या हम एजुकेट करें लोगों को, जैसे कि वो हम घर से करें, सोशली करें, या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई ड्राइव इसमें करे? हम कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं ताकि ये जो सुसाइड जो ये स्टेप उठा रहे हैं ज़्यादातर यंग जनरेशन में, हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकें? मुझे लगता है, अगर मैं अपने जहन से कहूँ कि सबसे पहले मुझे लगती है कि इसका जो की है, इसका जो हल है, पहले एजुकेशन इसका मकसद होता है। जब तक आपकी एजुकेशन में ये ट्रेट्स नहीं है कि वो एक पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है, वो एक बंदे को एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल बना रहा है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, या जो भी अदर एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, तब तक शायद हमारी एजुकेशन कुछ कर नहीं पाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। सबसे पहली बात होगी कि हमारा अंडरस्टैंड करें कि जो भी हमारा एजुकेशन है, जो भी हमारे असतिज़ा साहब हैं, हालांकि असतिज़ा कराम अपने हिसाब से बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोशिश काफ़ी कर रहे हैं वो एक न दूसरे तरीके से कि हमारे जो बच्चे हैं वो बेहतर कल लाए, बेहतर सिटीजन्स बन जाए। तो पहला मैं यही कहूँ कि एजुकेशन है, बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं, इमोशनली बैलेंस्ड बनाएं, उसको दिखाएं कि सिर्फ सुसाइड ही एक ऑप्शन नहीं है, मतलब एस्केपिज्म ऑप्शन नहीं है। चीज़ों को फेस करना, उनमें करेज या बाकी सारी चीज़ें उनमें कैसे इनकलकेट करनी है, ये हमें पहले एजुकेशन में ही देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ अब एजुकेशन पर ही डिपेंड नहीं रहेगा। एजुकेशन तो एक कंपोनेंट हो गया, शायद हमें एज ए समाज आगे आना पड़ेगा। मैं पहले भी कह रहा था कि हमें शायद जो डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन है समाज के, चाहे वो सिविल सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो हमारे जर्नलिस्ट जो ब्रदरन हैं, हमारे जो भी समाज में समाज के हिस्से हैं, उनको शायद आके कोई एक प्लान बनाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब से ये सोशल मीडिया या जो ना ये डिजिटल एजुकेशन का या बाकी चीज़ों का दौर जब से दौरा है, या जो गैजेट्स आए हैं, जिससे हम बिल्कुल रहते तो हम घर वालों में ही हैं, लेकिन एक्चुअली उनके साथ होते नहीं हैं। तो ये जो अकेलापन हमारे पास है, एक सॉलिट्यूड आया है, हम बिल्कुल तन्हा रहते हैं। हमारे साथ अगर कोई मेंटली कोई डिस्टर्बिंग कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई स्ट्रेस हमारे ऊपर आ गया, तो हमें आदत पड़ चुकी है अब कि स्ट्रेस का बस्टर जो है वो मोबाइल फ़ोन में ही देखना है, हमें इससे बाहर नहीं निकलना है। मुझे दोस्त के साथ बात नहीं करनी है, ये हमें जहन में बन गया है, मुझे फैमिली के साथ बात नहीं करनी है। तो कहीं हमें बच्चों को इस सब चीज़ के अलावा थोड़ा सा सोशल बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए किसी बच्चे पर या किसी बड़े पर भी, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो आप सोचिए कि वो कम से कम वो ही शुड गिव वेंट टू हिज फीलिंग्स टू समवेयर, किसी के साथ बात करे, अपनी प्रॉब्लम हल करने में कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करे उनके साथ, सो दैट कोई सोल्यूशन निकल आए। ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो हमारा इस वक्त जो मैं कह रहा था कि समाज को आगे आना पड़ेगा, वो यही है कि देखिए, हमें बहुत सारे मल्टीपल वेज ऑफ एंगेजमेंट रखने हैं बच्चों को। मतलब ये जो बच्चों को या बड़ों को, इवन मैं बता दूं आपको, अगर किसी का इस वक्त स्ट्रेस है तो वो घर में बैठकर बस बैठा हुआ है और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, अल्टीमेटली ही लैंड्स अप इन सुसाइड एंड ऑल दैट। लेकिन हमें शायद देखिए, यहाँ हमारे समाज में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें, मतलब बाहर निकलने की कोशिश करनी है, लोगों के साथ मिलने जुलने की कोशिश करनी है, और दूसरी एक्टिविटीज़ जो है दुनिया में, जो इस फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इसके बाहर जो दुनिया है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है। शायद हमारा जहन थोड़ा अच्छे पॉजिटिव कामों के साथ एंगेज हो, पॉजिटिव एंगेजमेंट्स हो हमारी, उससे हमारा थोड़ा लिटिल बिट। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि इसमें हमें एक प्लान बना के चलना है, समाज को पीछे नहीं बैठना है। वो गैवर लोग जो ये चाहते हैं कि समाज को बदलना है, इन सब चीज़ों के, चाहे ड्रग मैनेज हो, चाहे सुसाइड हो, या डोमेस्टिक वायलेंस हो, कोई भी चीज़ है, इस समाज को आगे आना है। एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनानी है। ये नहीं कि आई वॉश के लिए कोई प्रोग्राम बनाए, नो,
वी हैव टू बी सस्टेनेबल ऑन आवर एफर्ट्स। एक प्लान बनाना है, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है जिससे पॉसिबल हो सके। जैसे कि हम लोगों के बीच में कनेक्टिविटी ये करें, वही मैं कह रहा हूँ, एक ब्रिज ये बनाए कि हम लोगों को जुड़े, कि वो जो प्रॉब्लम्स हो रही है कि जब तक हम वो ब्रिज क्रॉस नहीं करेंगे हम उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहने का यही मतलब है। और सबसे बड़ा मैं आपको कह दूं कि देखिए यहाँ रोल मज़हब का बहुत बड़ा रोल आता है। देखिए हमने मज़हब की अंडरस्टैंडिंग अपने बच्चों को दी क्या है। यहाँ आप देख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे जो है, मतलब मज़हब मीन्स इबादत, मज़हब मीन्स हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह। मतलब इबादत तो ठीक है, आप इबादत कर लीजिए बिकॉज दिस इज़ बिटवीन यू एंड योर अल्लाह, लेकिन साथ साथ शायद आपको उन कामों में भी शमूलियत करनी है जिनसे लोगों को फ़ायदा मिल सके। बिकॉज वंस यू आर एंगेज्ड इन हेल्पिंग अदर पीपल, जो हुकूकुल इबाद आप कहते हैं कि मतलब वो जो कंपोनेंट है, अल्लाह मियाँ ने बहुत ही, मतलब दिस इज़ रियल ग्रेट फिलॉसफी ऑफ आवर रिलीजन। जो हमारा रिलीजन या कोई और रिलीजन हो, सारे रिलीजन से आप जब तक अपने रिलीजन पर बिलीव नहीं, हमारे रिलीजन ने कहा है कि हराम है, मरदूद है वो जो सुसाइड करता है, ये हम शायद हमारे जहन में सही रिलीजन गया नहीं है। बिकॉज अगर हमारे जहन में सही रिलीजन गया होता तो इस चीज़ के करना क्या दूर दूर तक हम देख भी नहीं पाते। सो देयर इज़ अ रोल ऑफ civil society, religious preachers and all other shades of opinion in society. All of us should come forward and do something about this. बशीर साहब, जैसे कि पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से जैसे 2 साल से आप एज अ सिविल सोसाइटी के एक मेंबर है, आप सोशली लोगों की ग्राउंड लेवल पे आपने हेल्प की है। उसके हवाले से जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अभी लॉकडाउन अभी 1 हफ्ते के 6 डेज़ के लिए ओपन रखा है, ओनली वीकेंड्स पे 1 डे के लिए रखा है। तो लोगों को आप क्या कहें, जैसे कि इंडिया में यह है कि 3rd वेव इंडिया में आने वाली है, तो आपको पता है जब ये इंडिया में 3rd वेव एंटर होती है तो कश्मीर भी उसका एक हिस्सा बन जाती है। तो आप क्या हमें क्या प्रोटोकॉल्स या SOPs फॉलो करने चाहिए, लोगों को आप क्या अवेयरनेस कर सकते हो, क्या अवेयर कर रहे हो, तो क्या हमें क्या क्या करना चाहिए इसके लिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल तो बहुत अहम है, बिल्कुल ये हमारी बिल्कुल नज़दीक का मामला होने वाला है। तो वी शुड कैटेगोरिकली फॉलो SOPs फ्रेम्ड बाय डॉक्टर्स, गवर्नमेंट और जितने भी लोग हमारे हैं इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। अब चूँकि तजुर्बा उनके पास आया है, उन्होंने समझ लिया है कि कैसे कैसे बीमारियां फैलती हैं, तो कम से कम प्रोटोकॉल पे उस पर अमल किया जाए जहाँ भी है। दूसरी बात यह है कि हैवक पैदा न किए जाए, एक र्यूमर, एक ज़बरदस्त पैनिक की सिचुएशन बना दी जाए जैसे कोविड के पहले दिनों में हुआ करता था। कोविड जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता था, वहाँ थोड़ी सी उसका बुखार थोड़ा सा चढ़ा हुआ तो कंपाउंडर ने दरवाज़ा बंद किया, डॉक्टरों ने छोड़ा देखना। देखिए डॉक्टर्स तो लास्ट होप है हमारी, हम इनके बहुत मशहूर हैं। इन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, इन्होंने फ्रंट पे लड़ा, इन्होंने कोविड के फ्रंट पे लड़ा, और फ्रंट वॉरियर्स हैं ये हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज हैं, हमारे कंपाउंडर्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल अमला है, इन लोगों ने बड़ी कोशिश करी। लेकिन पहले ऐसा हुआ कि इस कोविड का इतना एडवर्टाइज हुआ कि लोग कहीं कहीं मुझे लगा, कहीं मैंने सुना कि खुदकुशियाँ कर बैठे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीमार तो ये डॉक्टर तो हमारी लास्ट होप है, हॉस्पिटल तो हमारी लास्ट होप है। पहले जब हम बीमार हुआ करते थे, जब हमें किसी गाड़ी में बिठाया जाता था, नहीं जी अब आपको डॉक्टर के पास, अब आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो कम से कम आधा इफाका हमें होता था, आधी बीमारी तो ख़त्म हो जाती थी। चलो जी अब हम हॉस्पिटल जाएंगे तो उसमें मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन आजकल हाल ये है कि जब हॉस्पिटल का नाम लेते हैं तो आदमी कहता नहीं मैं घर में मरूंगा, अस्पताल में मैं नहीं जाऊँगा। ये जो एक एनवायरनमेंट बना है, एक माहौल बना है, इस माहौल को ख़त्म करना होगा। इस बीमार को बीमार ही ट्रीट करना होगा। ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। इस बेचारे ने कहीं से मांग के तो नहीं लाई, चोरी करके तो नहीं लाई, अपनी जेब में नहीं रखी। मैंने देखा कुछ लोगों के पास पूरा घर कोविड का हो गया और लोगों ने तर्क मवालात किया, फ़ोन करना भी बंद किया। अरे भाई हम तो इंसान हैं, सोशल एनिमल्स हैं। जब आदमी कोई बात हमसे ना करे या कुछ ना दूर से ही कोई सलाम करे या फ़ोन तो करे या ये तो देखिए कहीं पे इसकी कोई मजबूरी तो नहीं है। जो भी लोग इससे परे हैं, इससे बच जाते हैं,
तो कम से कम उनको चाहिए था कि उनका ख्याल रखें और अपने मोहल्लों में ऐसी कमेटीज़ कायम करें जो कम से कम इन लोगों को देखा करें। हो सकता है कि किसी के पास पैसा नहीं हो, लॉकडाउन हो जाता है, उसके बाद पैसा नहीं रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का इंतज़ाम करें। अपने अपने मोहल्लों में कंसनट्रेटर्स लाएँ और साहिब हैसियत वाले जितने भी लोग हैं वो अपना फंड रेजिंग करें, जैसे भी हम घर में करते हैं। और इसके लिए हम देखा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल टोटल फेल हो गया, पूरे इंडिया में टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया। हमें चाहिए कि बिल्डअप करें इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इससे बेहतर है कि हम पार्क्स को बिल्ड करें या किसी और चीज़ पर पैसा खर्च करें। इससे बेहतर है कि हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई करें। मतलब उन बीमारों के लिए खुदा न खास्ता अल्लाह बचाए अगर ये तीसरी लहर आ जाती है तो सुनने में आया है कि ये सबसे भयानक लहर होगी। हर आदमी को अपनी हिफाजत खुद करना होगी। अपना आदमी हमारे मज़हब में ये कहते हैं कि जब हम बड़े हुए 12 साल के हुए तो हमारे घर वाले हमको कहते हैं अब आप 12 साल के हो गए हो, अपना इलाज खुद करो। 12 साल के हम हो जाने के बाद खुद डॉक्टर बन जाते हैं। अपने जिस्म की हिफाजत खुद करना होगी, मास्क लगाने होंगे, और ये जो सैनिटाइजेशन है हमारा इसको साफ़ सफाई रखनी है। बाद में जो सैनिटाइज़र्स हैं उनका यूज़ करना होगा, और जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ने SOPs कायम किए हैं उन SOPs पर अमल करना होगा। दुकानदारों से मेरी गुजारिश है कम से कम भीड़ ना जमा करें। हाँ, ख़रीदार को तो ख़रीदारी करनी है, बहरहाल एक एक करके उनको छोड़िए, और कम से कम ये तो कहिए, अपने ज़मीर को जगाइए और उनसे कहिए मास्क पहनिए। क्योंकि वो जो हमारी हवाएं खारिज होती हैं ये पता नहीं ये सही नहीं होती हैं कि इनमें कोई प्रॉब्लम होता है, किसी और को इफ़ेक्ट हो जाए। और जो भी बीमार हो कम से कम डॉक्टर से कंसल्टेशन करे या अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए, वहाँ से फौरी तौर रिपोर्ट करे और कहे कि मैं इस बीमारी का शिकार हूँ, ताकि क़ब्ल अज़ वक्त उस बीमारी को डिटेक्ट किया जाए।